आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 1992 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विषय में, जिसे 1986 की संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से जाना जाता है। इसे कार्य योजना भी कहते हैं। इसका एक और नाम प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी है। इस समिति के अध्यक्ष आचार्य राममूर्ति जी थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। आप लोगों ने अगर हमारा 2 वीडियो नहीं देखा है, जो कि एक 1968 और 1986 सेकेंड पार्ट था और ये थर्ड पार्ट है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग पहले उसे देखिए। जो 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई थी, तो उसमें ये बात कही गई थी कि हर 5 वर्ष के बाद जो भी नीति है उसके कार्यों की और उसके परिणाम की समीक्षा की जाएगी। जो कार्य चल रहा है उसकी जांच की जाएगी। तो इसीलिए 1990 ईस्वी में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 1991 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। उस समय विश्वनाथ जी की सरकार थी, लेकिन कुछ समय के बाद ही वो सरकार गिर गई और कांग्रेस सरकार आ गई। शिक्षा का केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने 1992 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1992 ईस्वी में प्रस्तुत की। दोनों के सुझाव के आधार पर 1986 के शिक्षा नीति में कुछ बदलाव किए गए, जिसे संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से जाना जाता है। पहले जो आचार्य राममूर्ति जी की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, उनकी सरकार गिर जाने के बाद जब फिर से जनार्दन रेड्डी जी की सरकार के समय 1992 ईस्वी में फिर से एक आयोग का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1992 ईस्वी में, और इसी रिपोर्ट का नाम है संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसको हम लोग प्लान ऑफ एक्शन या कार्य योजना के नाम से भी जानते हैं। 1986 के 12 भाग में से कुछ भाग में बदलाव किए गए। क्योंकि 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें 12 भाग थे, तो 12 में से कुछ भागों में बदलाव किए गए। जो लगा कि जरूरी है, बदलाव करने योग्य है, तो उसमें बदलाव किया गया। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 1992 का दस्तावेज है। भारत सरकार ने 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निम्नलिखित संशोधन किए हैं। पहला, भाग 1 जो की भूमिका था 1986 में, जो भाग 1 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भूमिका के बारे में बताया गया था, लेकिन उसमें चेंजेस नहीं किया गया। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि कुछ भागों में चेंज किया गया, तो भाग 1 में चेंज नहीं किया गया। जैसा भाग 1986 में था वैसा ही 1992 में भी रहने दिया गया। भाग 2, शिक्षा का सार और उसकी भूमिका। शिक्षा क्या होता है, उसका सार क्या है, उसकी क्या क्या भूमिका है। तो जो 1986 ईस्वी में था उसमें भी कोई भी परिवर्तन 1992 ईस्वी में नहीं किया गया, उसे भी उसी प्रकार से रखा गया। भाग 3, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली। इसमें केवल एक संशोधन किए गए कि पूरे देश में +2 स्कूली शिक्षा का अंग बनाया जाएगा। जो भाग 3 था उसमें केवल एक ही चेंजेस किए गए कि जो +2 है उसको स्कूली शिक्षा का अंग बनाया जाएगा। खंड 3 में 1986 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रखा गया था 10+2+3 का जो फॉर्म था। बाद में 1992 ईस्वी में 10+2 को स्कूली शिक्षा बना दिया गया और +3 को कॉलेज डिग्री का कोर्स बना दिया गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उस टाइम का जो स्वरूप चला रहा था 1986 में 10+2+3 था, तो 10+2 को 1992 ईस्वी में स्कूली शिक्षा बनाया गया और जो +3 था उसको कॉलेज की डिग्री का कोर्स बना गया, जो कि बीए वगैरह जो हम लोग करते हैं वैसे ही। अब है भाग 4
भाग 4 में समानता के लिए शिक्षा, इसमें 4 बार संशोधन किए गए। पहला नंबर पे है समग्र साक्षरता अभियान पर और अधिक बल दिया जाएगा। क्या बोला गया कि सभी की शिक्षा के लिए और अधिक बल दिया जाएगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को चलाने की बात की गई। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत निर्धनता निवारण, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, छोटा परिवार, नारी समानता को प्रोत्साहन, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण और प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या से जोड़ा जाएगा। यहाँ पे बोला गया राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के और निर्धनता निवारण के तहत राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जाएगा। धर्म के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस समय क्या था कि बहुत सारे लोग धर्मों के आधार पे बटे हुए थे, इसलिए राष्ट्रीय एकता की बात की गई। बच्चे लोग स्कूल वगैरह भी जाते थे ना, तो धर्म के आधार पे बहुत ही ज्यादा भेदभाव होता था। पर्यावरण संरक्षण की बात भी की गई, क्योंकि उस टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि चिपको आंदोलन वगैरह भी पेड़ की कटाई के लिए चलाया गया था। तो बहुत सारे लोग पेड़ों का बहुत ही अंधाधुंध उपयोग कर रहे थे और बहुत सारे पेड़ों को काट रहे थे, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे थे, इसीलिए पर्यावरण संरक्षण की बात कही है। छोटा परिवार के तहत बोला गया कि सभी जो उस टाइम क्या होता था कि बस लड़का नहीं हो रहा है तो बस फैमिली बढ़ाने के पीछे ही ध्यान दिया जाता था, इसलिए छोटा परिवार की भी स्कीम लाई गई ताकि महिलाओं को के सेहत का भी ध्यान रखा जा सके। नारी समानता की भी बात कही गई। नारियों का सम्मान बहुत ही ज्यादा जरूरी था, तो इसलिए नारी समानता को प्रोत्साहन भी किया गया। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण, हर जगह पे स्कूल नहीं था, तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता था, नामांकन का दर भी बहुत ही ज्यादा कम था। बहुत सारे बच्चे तो स्कूल में एडमिशन ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि उनकी फैमिली को लगता था कि स्कूल जाके क्या फायदा, कुछ तो होता नहीं है उससे। तो इसीलिए सरकार के द्वारा 1995 ईस्वी में फिर मिड डे मील की योजना लाई गई, ताकि बच्चे को स्कूल में रोक के रखा जा सके और साक्षरता दर को भी बढ़ाया जा सके। तो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के कारण हर जगह जगह पे स्कूल खोले गए और बच्चों को तरह तरह के स्कीम वगैरह दी गई, बच्चों को सुविधाएं दी गई, फ्री में खाना, फ्री में पढ़ना, इस तरह से। प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या से जोड़ा जाएगा, जो हमारा स्वास्थ्य है वो उसका भी ध्यान देने की बात इसमें कही गई है। उसके बाद है रोजगार, स्वरोजगार केंद्रित एवं आवश्यकता व रुचि पर आधारित व्यावसायिक व कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम पर बल दिया जाएगा। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि रोजगार कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। कितने सारे लोग बेरोजगार रहते थे ना, तो इसीलिए उनकी आवश्यकताओं के लिए और रुचि पर आधारित व्यावसायिक कौशल भी बच्चों को देने की बात कही गई, ताकि वो बच्चे पढ़ाई अगर छोड़ भी दे तो आगे अपना रोजी रोटी कमा सके। नए साक्षरों के लिए साक्षरता उपरांत सतत शिक्षा के व्यापक कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे। जो नए साक्षर हैं, जो लोग फिर से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी सतत शिक्षा का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। भाग 5 के तहत विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पूर्ण गठन करने की बात कही गई है। ब्लैक बोर्ड योजना, जिसको ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के नाम से जाना जाता है, जो कि 1987-88 में लाया गया था। इसमें बोला गया कम से कम 3 बड़े कमरे होने चाहिए, 3 शिक्षकों की व्यवस्था होनी चाहिए और 3 शिक्षकों में से 1 महिला शिक्षिका भी होनी चाहिए। भविष्य में प्राथमिक स्कूलों में नियुक्त होने वाले शिक्षकों में 50% महिलाएं होंगी। ये भी बात कही गई कि 50% महिलाएं होंगी प्राथमिक स्कूलों में, क्योंकि छोटे बच्चे को एक उसकी माँ बहुत अच्छे से संभाल सकती है। उसी प्रकार अगर स्कूलों में अगर शिक्षिका होती हैं तो बच्चे उनसे बहुत ज्यादा अटैच होते हैं और पढ़ाई भी अच्छे से करते हैं। इसकी वजह से ब्लैक बोर्ड योजना को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी लागू किया जाएगा। जो उच्च प्राथमिक विद्यालय वहां पे भी लागू करने की बात कही गई, क्योंकि उस टाइम शौचालय वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, तो उच्च विद्यालय में
क्या होता है कि अगर लड़कियां जा रही हैं तो गर्ल्स और बॉयज का अलग अलग टॉयलेट बनाने की बात कही गई। अलग 2 बड़े कमरे इस तरह से होने चाहिए, 3 बड़े कमरे होने चाहिए, एक हॉल होना चाहिए, एक बरामदा होनी चाहिए, इस सारी चीजों की व्यवस्था करने की बात कही गई है। शाला त्यागी बच्चों, स्कूल रहित क्षेत्रों के बच्चों तथा दिवा स्कूल जाने में असमर्थ कामकाजी बच्चों तथा लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम को मजबूत बनाना और विस्तृत बनाया जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या बोला जाए, जो लोग पढ़ाई छोड़ चुके हैं, जो स्कूल जहाँ पे नहीं है, और जो दिव्यांग वगैरह है, जो असमर्थ है किसी काम को करने में, और लड़कियां खासकर, सभी के लिए अनौपचारिक शिक्षा, मतलब कि उनके घर के आसपास कुछ कोई ऐसा संस्थान छोटा सा खोल दिया जाए जहाँ पे वो शिक्षा ले पाए, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को जाने नहीं दिया जाता है घर से बाहर। तो उनके क्षेत्र में भी अगर उस तरह की व्यवस्था की जाएगी और शिक्षिकाएं उन्हें पढ़ाएंगी तो वो पढ़ सकती है। उसी प्रकार अगर बहुत सारे लोग पढ़ाई छोड़ चुके हैं तो भी ऐसी स्थिति में उनकी पढ़ाई का भी ख्याल रखने के लिए सरकार के द्वारा ऐसा इंतजाम किया जाए कि वो फिर से अपना पढ़ाई चालू कर पाए। 21वीं शताब्दी के प्रवेश से पूर्व 14 वर्ष की आयु वाले समस्त बालकों को संतोषजनक गुणवत्ता वाली निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्यों को प्राप्त कराने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन चलाया जाएगा। हाँ, 6 से 14 वर्ष के जैसे कि बच्चों को बोला गया था कि सबको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात, ये गांधी जी के बेसिक एजुकेशन में भी बोला गया। और साथ ही साथ जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उसमें आर्टिकल 45 के तहत ये बात भी कही गई थी कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। लेकिन उस टाइम तक अच्छे से लागू नहीं हो पाया था, तो उसे 2002 ईस्वी में जब 86वां संविधान संशोधन किया गया, उसके उपरांत 21 अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई और इसे मौलिक अधिकार भी बनाया गया है। और साथ ही साथ इसे मौलिक कर्तव्य भी बनाया गया ताकि हर माता पिता का यह कर्तव्य समझे और उन बच्चों को स्कूल भेजे। माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों, अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के नामांकन विशेषकर विज्ञान, वाणिज्य तथा व्यावसायिक धाराओं पर बल दिया जाएगा। कोठारी आयोग ने भी यही बात कही गई थी, चाहे लड़की हो तो उसे भी विज्ञान पढ़ाना है, मैथ्स की शिक्षा देनी, अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के नामांकन के लिए भी ध्यान दिया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा देने की भी बात कही गई है। अधिक से अधिक माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं में कंप्यूटर साक्षरता की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। संस्कृत तथा अन्य प्राचीन भाषाओं के शिक्षण, अध्ययन तथा अनुसंधान को सुधारने और प्रोत्साहन देने के लिए एक स्वायत्त आयोग स्थापित किया जाएगा। कंप्यूटर साक्षरता की बात कही गई है इसमें, और साथ ही साथ जो प्राचीन भाषाओं का शिक्षण था संस्कृत का, उसका भी अध्ययन करवाया जाएगा ताकि ये हमारी संस्कृति से विलुप्त ना हो जाए इसकी वजह से। इसके साथ साथ सीसी एक्टिविटीज का भी आयोजन किया जाएगा और साथ ही साथ मुक्त अधिगम प्रणाली को भी मजबूत बनाया जाएगा। परीक्षा और मापन में सुधार करना होगा। कौन सी क्लास में क्या परीक्षा ली जाएगी, इसमें भी सुधार किया जाना चाहिए। सीसीए खेल का आयोजन इसलिए कराने की बात कही गई है ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास पर बल दिया जा सके। भाग 6 तकनीकी और प्रबंध शिक्षा। इसमें केवल एक ही संशोधन किया गया। अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद ACTE को और अधिक मजबूत किया जाएगा। इसके तहत बताया गया है कि विकेंद्रीकरण की बात की गई है। इसके साथ साथ विकेंद्रीकरण शिक्षा के क्षेत्र में की गई है कि तकनीकी शिक्षा परिषद को और ही ज्यादा मजबूत करने की बात कही गई है। भाग 7 में शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना, इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया। भाग 7 जैसा था 1986 में वैसा ही रखा गया। भाग 8 में शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रिया को नया मोड़ दिया गया है। भाग 8 में शिक्षा की जो विषय वस्तु है और
नई प्रक्रिया है उसको नया मोड़ दिया गया है और इसमें 2 संशोधन किए गए हैं। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में जनसंख्या शिक्षा पर विशेष बल दिया जाएगा। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में जो जनसंख्या का शिक्षा है उसमें विशेष बल दिया जाएगा और परीक्षा संस्थाओं में दिशा निर्देश हेतु परीक्षा सुधार प्रारूप तैयार किया जाएगा। परीक्षा में सुधार करने की बात कही गई है। भाग 9 शिक्षक, इसमें कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। 1986 में जैसे बोला गया था ट्रेनिंग, टीचर को ट्रेंड होना चाहिए। अगर एक टीचर अच्छे जानकार होंगे, ट्रेनिंग प्राप्त किए होंगे तो बच्चे को अच्छे ढंग से पढ़ा सकेंगे। तो ये बात जैसे थी वैसे का वैसे ही है, इसमें कोई भी और कुछ संशोधन नहीं किया गया है। भाग 10 शिक्षा का प्रबंधन। प्रशासनिक प्राधिकरण की तरह शैक्षिक प्राधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर की जाएगी। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसके बाद शिक्षा का व्यय राष्ट्रीय आय के से 6% से अधिक होना सुनिश्चित किया जाएगा। क्योंकि 1986 ईस्वी तक जीडीपी पर 6% खर्च करने की बात कही गई थी, जो कि उस वक्त तक मात्र 4% ही व्यय किया जा रहा था। उसके बाद 1992 ईस्वी में भी ये बात कही गई कि 6% से और ज्यादा खर्च किया जाएगा शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो पाया है और कब होगा इसकी कोई गारंटी अभी तक नहीं है। अभी तक 4% ही व्यय किया जाता है। भाग 11 में संसाधन और समीक्षा, इसमें भी संशोधन नहीं किया गया है। भाग 12 में कोई संशोधन नहीं किया गया है। कार्य योजना 1992 का दस्तावेज। भारत सरकार ने 1992 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के संशोधन करने के साथ साथ उसकी कार्य योजना में कुछ संशोधन किए और उस कार्य योजना 1992 के नाम को प्रकाशित किया। कार्य योजना 1986 पूरे 24 भागों में विभाजित थी। कार्य योजना 1992 को 23 भागों में विभाजित किया गया, जिसके शीर्षक निम्नलिखित प्रकार से हैं, जो कि नीचे दिए गए। नारी समानता के लिए शिक्षा, नारियों की समानता के लिए शिक्षा की बात कही गई है। सेकंड में है अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों की शिक्षा। सभी के शिक्षा की, चूंकि मैंने अभी बताया था कि समग्र शिक्षा की बात की गई है, मतलब कि अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो या पिछड़े वर्ग, सबकी शिक्षा की बात कही गई है। अल्पसंख्यकों की शिक्षा की बात कही गई है। इसमें विकलांगों को भी शिक्षा देने की बात कही गई है। विकलांग है तो क्या हुआ, उसे भी साथ में शिक्षा दी जाए। अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो उसके लिए कुछ स्पेशल इंतजाम किया जाए, या तो स्पेशल स्कूल खोल दिया जाए और स्पेशल टीचर्स की भी व्यवस्था की जाए। लेकिन अगर कोई डिसेबल बच्चा किसी नॉर्मल बच्चे के साथ पढ़ता है तो उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। 5 में है प्रौढ़ और सतत शिक्षा। इसके तहत बोला गया है कि जो लोग 18 वर्ष से अधिक आयु के जो इंसान है, जो भी लोग हैं, वो भी अगर शिक्षा पर प्राप्त करना चाहते हैं तो प्राप्त कर सकते हैं। सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। पूर्व बालिकाल परिचर्या एवं शिक्षा, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि अनुच्छेद 45 के तहत 6 से 14 वर्ष को शिक्षा देने की बात जब हमारा संविधान लागू किया गया था, उस वक्त कही गई थी कि 6 से 14 वर्ष को शिक्षा दिया जाएगा। लेकिन उसका संशोधन 86वां संविधान संशोधन 1986 के तहत किया गया। 86वां संशोधन 2002 के तहत किया गया और उसे मौलिक अधिकार बना दिया गया आर्टिकल 21A में। तो आर्टिकल 45 तो खाली रह गया ना, तो वहां पे क्या किया गया, जो छोटे छोटे बच्चे होंगे जिसको बाल वाटिका भी बोला जाता है, आंगनवाड़ी, उसमें उसके तहत बोला गया है कि जो पूर्व बाल्यकाल होते हैं उसमें आंगनवाड़ी की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे। 5 साल तक के बच्चे वहीं पे। बाल वाटिका की बात कही गई है और आंगनवाड़ी बनाने की बात कही गई है। 7 पॉइंट है प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा के तहत बोला गया है कि बच्चे जो 1 से 5 तक होते हैं उसकी शिक्षा की भी बात कही गई है।
फिर है माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा में 6 to 8, 9, 10 ये आ जाएंगे और उससे हायर सेकेंडरी में आ जाते हैं 11, 12। तो उसकी भी बात कही गई है, माध्यमिक शिक्षा की भी बात इसमें कही गई है। फिर है नवोदय शिक्षा। नवोदय विद्यालय की जैसे कि मैंने बताया था 75% जो सीट होता है वो 1986 ईस्वी में जैसा रखा गया था वैसा ही का वैसा ही है कि 75% सीट जो होंगे वो गरीब बच्चों के लिए आरक्षित होंगे और जो 25% होगा वो अमीरों के लिए होंगे या फिर जो सक्षम है उस क्षेत्र में। लेकिन सबके लिए एग्जाम लिया जाएगा और एग्जाम को पास करने के बाद ही नवोदय विद्यालय में वो एडमिशन ले सकते हैं। फिर है व्यवसायिक शिक्षा। व्यवसायिक शिक्षा देने की बात कही गई थी। माध्यमिक स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चे अगर व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो वो खुद ही सक्षम बन पाएंगे। अगर नहीं भी पढ़ाई आगे किया तो वो अपने रोजी रोटी को कमा सकते हैं। फिर उच्च शिक्षा की बात भी कही गई है। फिर मुक्त शिक्षा, ओपन एजुकेशन, मतलब कि दूरस्थ और मुक्त शिक्षा की बात कही गई। अभी इग्नू वगैरह की व्यवस्था जो है वो इसी के तहत लाया गया है। उपाधि की रोजगार से विलग्नता, डिग्रीज की बात इसमें इसलिए हटा दी गई है कि ग्रेडिंग सिस्टम को लागू किया गया है और डिग्रीज को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो होता था उसको हटाया गया है। ग्रेडिंग में क्या होता है ना कि जब बच्चे ग्रेड पाते हैं ए ग्रेड, तो इस तरह से बहुत सारे बच्चों का ए ग्रेड आ जाता है और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में कोई 3 ही बच्चे को लाया जाता था। इसकी वजह से बच्चों में हीन भावना भी पैदा हो रहा था। इसकी वजह से ग्रामीण विश्वविद्यालय और संस्थान, ग्रामीण क्षेत्रों में भी विश्वविद्यालय खोलने की बात कही गई है ताकि बच्चे अधिक दूर जाना ना पड़े, सफर ना करना पड़े, उनके क्षेत्र में ही विश्वविद्यालय हो ताकि वो आगे की पढ़ाई अच्छे ढंग से कर पाए। तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा की बात कही गई है। सभी बच्चे को, क्योंकि 21वीं सदी में तकनीकी विकास बहुत ही ज्यादा तेजी से हुआ, तो हर बच्चे को कंप्यूटर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अनुसंधान और विकास, इसकी भी बात कही गई है। सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, कल्चर एक्टिविटीज वगैरह भी कराया जाना चाहिए। भाषाओं का विकास, प्रत्येक बच्चे को उसके भाषाओं का विकास करवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर बच्चे अच्छे ढंग से भाषाएं बोलेंगे तो वो ज्यादा सीख पाएंगे। इसका और उस साथ का डिबेट हो गया, सीसी एक्टिविटीज वो सारे करवाने से, क्विज डिबेट या फिर संसद वगैरह का ऑर्गेनाइज या फिर स्पीच, ये सारी चीज करवाने से भाषाओं का विकास किया जाएगा। जनसंचार और शैक्षिक तकनीकी, मीडिया और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात कही गई है। खेल, शारीरिक शिक्षा और युवा, खेल की बात भी कही गई है ताकि बच्चे फिजिकली फिट रहें। मूल्यांकन प्रक्रिया और परीक्षा सुधार, इसके तहत मूल्यांकन की प्रक्रिया भी करवाने की बात कही गई है और परीक्षा प्रणाली में सुधार की जाए। शिक्षक और उसका प्रशिक्षण, ये तो बहुत ही जरूरी है। बिना शिक्षक प्रशिक्षण के वो अच्छे ढंग से पढ़ा नहीं सकते हैं। शिक्षा का प्रबंधन, शिक्षा के क्षेत्र में मैनेजमेंट की व्यवस्था की जाए कि एक अच्छे ढंग से शिक्षा को कैसे चलाया जाए, तो इसकी व्यवस्था भी की गई है। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992 के द्वारा लिया गया था, जैसा कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, पहला जो है सबसे पहला प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। हम जैसा कि बताएं 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 86वां संशोधन के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया है। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, आरटी एक्ट 2009 लाया गया था और इसमें भी बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष के सारे बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। और विकलांग बच्चों के लिए बोला गया है 6 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाएगा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अगर आप लोगों ने हमारा एनईपी वाला वीडियो नहीं देखा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति वाला वीडियो नहीं देखा है, तो आप लोग उसे हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। व्यवसायिक शिक्षा, दूसरा पॉइंट है व्यवसायिक शिक्षा। छात्रों को रोजगार के लिए तैयार करने हेतु व्यवसायिक कौशल आधारित शिक्षा पर जोर दिया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय विकास में भूमिका को महत्व दिया गया है। शिक्षा का माध्यम,
मातृभाषा पर जोर दिया गया है और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दिया गया है। क्योंकि बच्चे मातृभाषा पर इसलिए फोकस किया गया क्योंकि बच्चे अपने घर में मातृभाषा का प्रयोग करते हैं और जब स्कूल में आते हैं तो अचानक से अगर उस पर कोई भाषा थोप दी जाए तो अच्छे से अपने विचारों को नहीं प्रकट कर पाएंगे और कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। इसीलिए वहां पे मातृभाषा की बात कही गई है। शिक्षक शिक्षा शिक्षा के प्रशिक्षण और सेवारत प्रशिक्षण में सुधार पर ध्यान दिया जाएगा। फिर है शास्त्रीय भाषाएं और संस्कृत संस्कृत और शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन को और प्रोत्साहित किया जाएगा। संस्कृत के और शास्त्रीय भाषाओं के प्रोत्साहन में ज्यादा बल दिया जाएगा। मुक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। जो बच्चे स्कूल कॉलेज नहीं जा पाते या उनके क्षेत्र से बहुत दूर है तो उनके लिए ऑनलाइन एजुकेशन की बात की गई है कि घर बैठे ही वो तैयारी करें और लास्ट में एग्जाम देते, जैसे कि इग्नू में होता है, एमए वगैरह या फिर बीएड भी होता है आजकल। पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा विद्यालयों में पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के महत्व पर जोर दिया जाएगा। यह नीति शिक्षा को अधिक समावेशी और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। जैसा कि आप लोगों ने देखा यह हर क्षेत्र के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। यह नीति अधिक समावेशी और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम, बच्चे को समावेशी शिक्षा की ओर ले जाने और प्रभावी बनाने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इस नीति के तहत निभाया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और भी अगर आप लोगों को जानना हो या फिर किसी प्रकार की दिक्कत आ रही हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।